जैसा कि हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं फिर से आपके साथ आ गया हूँ तीसरे लेक्चर पे बात करने के लिए। जैसा कि हमने 2 लेक्चरों में बात किया था और आपको बताया था कि एक रिक्वायरमेंट को कैसे जनरेट किया जा सकता है या स्किल मिशन एरिया कैसे यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उन सभी का क्या काम और वैल्यू है। हम यह देख चुके हैं कि टूरिज़्म हमारे लिए कैसे हेल्प करता है और उससे जुड़ी चीज़ें हमारे लिए कैसे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि हम यह समझ सकें कि वो कैसे हमारी इकोनॉमिकल हेल्प है और ये यूथ के लिए इतनी आवश्यक क्यों। या आप यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे यहाँ रोज़गार बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ते जाएंगे और इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ाने के लिए ही हमने ये सारी चीज़ें की। यानी आप यह कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो भी कार्य इस समय कर रही है वो कहीं ना कहीं एक युवा अपने कौशल को पहचाने और उस कौशल की सहायता से खुद भी रोज़गार प्राप्त करे और दूसरों को भी रोज़गार दे। जैसा कि हमारे 2 टाइम टॉपिक क्लियर हो चुके हैं और 2 लेक्चर हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको 2 लेक्चर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए किफ़ायती और फायदेमंद रहे होंगे। आज हम चलेंगे अपने तीसरे लेक्चर में, ठीक है। देखिए आज हम यह पढ़ेंगे कि क्लाइंट एनालिसिस एंड स्कोप ऑफ वर्क, यानी जब भी हम किसी भी समय टूरिज़्म करें या कोई अन्य कार्य करें तो सबसे पहले हम क्लाइंट को एनालिसिस करते हैं और क्लाइंट को एनालिसिस करके इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो चीज़ें हम एनालिसिस करना चाहते हैं या जो क्लाइंट हमसे चाहता है क्या हम पूरी तरीके से क्लाइंट को वो चीज़ें दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद स्कोप ऑफ वर्क, हम यह ध्यान देंगे कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें स्कोप कितना है, क्या वो इन फ्यूचर और आगे बढ़ सकता है या फिर वो समय के साथ खत्म हो जाएगा। तो इन बातों का जवाब देते देते और हम ये सारे कार्य करें। हमारा ये भी ध्यान होगा कि क्या जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमारे लिए आने वाले समय में स्कोप बढ़ेगा, यानी यदि हमने जिस कार्य का भी चुनाव किया तो क्या उससे सिर्फ हमें ही रोज़गार मिलेगा या उस काम को शुरू करने के बाद और लोगों को भी उससे रोज़गार मिलेगा। जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी कार्य को करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि उस काम में करने के क्या खतरे हैं, क्या फ़ायदे हैं और उस कार्य से होने वाले नुकसानों के बारे में आपको पहले जानकारी देनी चाहिए। आज के हमारे टॉपिक में हम यह पढ़ेंगे कि एक क्लाइंट को किस चीज़ों की आवश्यकता होती है और दूसरा अगर हम क्लाइंट के लिए देखें तो उन कार्यों को करने के बाद हमारा स्कोप बढ़ता है या घटता है या जो स्कोप हमने ग्रोथ करना चाहते हैं तो क्या वो आगे ग्रोथ हो सकता है या नहीं। तो देखिए क्लाइंट एनालिसिस एंड स्कोप ऑफ वर्क में आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी एक क्लाइंट को हमसे क्या चाहिए, जिस क्षेत्र के लिए भी उसने हमें चुना है या जिस कार्य के लिए भी उसमें हमें कार्य करा रहा है क्या उस कार्य को हम पूर्णतः कर पा रहे हैं या नहीं, क्या उन कार्यों को करने में कोई विलम्ब हो रहा है या उन कार्यों को करने के लिए कोई त्रुटि हो रही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम कार्य करें। नेक्स्ट, डिफाइनिंग स्कोप ऑफ वर्क फॉर इवेंट और कॉन्फ्रेंस। इसके बाद हम जो हमारा कार्य का क्षेत्र है उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि उस क्षेत्र में या जो आप कार्य करना चाहते हो उस इवेंट में या मीटिंग में क्या उसमें स्कोप है या नहीं, ठीक है। उस स्कोप के बारे में जानेंगे कि उस क्षेत्र में हम और क्या कर सकते हैं कि जिससे वहाँ पर एक बेहतर स्कोप बन सके। इसके बाद होगा आइडेंटिफाई अटेंडिंग प्रोफाइल, यानी हम इसके बाद यह जानेंगे कि किसी भी इवेंट को कंप्लीट करने के लिए किसी भी इवेंट को शुरू करने से पहले कौन कौन से प्रोफाइल को कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद मेल टाइप्स, यानी इवेंट में आप लोग सभी जानते हो कि इवेंट में हर इवेंट अलग अलग होता है, क्योंकि हमारे भारत जैसे देश में यहाँ पर पूरे रिलीजन के लोग रहते हैं, कोई एक खास रिलीजन तो रहता नहीं है और सभी रिलीजन के अपने अलग अलग थम्स एंड कंडीशन है, वो अपने रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से हमें मेल्स भी रखने पड़ते हैं।
दूसरा समय, यानी इवेंट को करने के लिए हमें कितना समय देना चाहिए, या एक सफलतापूर्वक इवेंट करने के लिए कितना समय लगे, इस खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद डेट, यानी किसी भी इवेंट के लिए हमने एक बार जब कोई डेट फाइनलाइज कर लिया तो प्रयास हो कि वह डेट पर ही इवेंट हो, क्योंकि आपके जितने भी क्लाइंट होंगे, जितने भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले व्यक्ति होंगे, या जितने भी आपके कर्मचारी होंगे, वो मेंटली फिजिकली सभी लोग प्रिपेयर होते हैं कि उस तारीख को ही आपका इवेंट कंप्लीट हो। नेक्स्ट हमारा आता है लोकेशन। लोकेशन हमारा इवेंट के लिए एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आसानी से सभी लोग पहुँच सकें, ठीक है, ताकि लोकेशन इसलिए भी बेहतर आपका होना चाहिए क्योंकि अगर सभी लोग वहाँ पर टाइमली पहुँचेंगे तो इवेंट आपका सक्सेसफुल होगा। इसके बाद आपका आ जाता है एंड बजट। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो किसी भी इवेंट का बजट होता है, यानी जब आप इवेंट शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो इवेंट छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा, उस इवेंट के लिए एक बजट फाइनेंस किया जाता है और हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या जो इवेंट होने वाला है और जो बजट हमने बनाया है क्या वो पूर्णतः उस कार्यों के लिए संपूर्णता है या नहीं। आज इन्हीं बातों का हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिपेयरिंग इवेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हम जो इवेंट करने वाले हैं उस इवेंट के लिए हम प्रपोजल भेजते हैं कि क्या आपको यह इवेंट कराना है या नहीं कराना है। आपने गौर किया होगा कि किसी भी इवेंट को कराने से पहले हम प्रपोजल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और उन चीज़ों को करने के बाद तब जाकर हमारा इवेंट जो होता है एक फाइनलाइज और कंप्लीटली हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में मैंने आपको इस चैप्टर की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं मैंने वो बता दी। मैंने यह बताया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इन बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के बाद हम अभी इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनको शॉर्ट नोट्स बनाकर तैयार करेंगे और जब भी हमें कोई इशूज़ हो तो हम उन नोट्स की सहायता से फिर इसको निकल कर देंगे। आप ये भी कह सकते हो कि जब भी हम क्लाइंट के बारे में बात करें तो देखिए हमारे पास यहाँ पर भारत जैसे विकासशील देश में बहुत सारे क्लाइंट होते हैं और उनकी बहुत सारी बजट होती है। हर क्लाइंट को उसके बजट के अकॉर्डिंग ही हमें प्रपोजल देना पड़ता है ताकि क्लाइंट आसानी से उन कार्यों को कर सके। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई भी क्लाइंट नाखुश ना हो, क्योंकि जितने भी क्लाइंट संतुष्ट होते हैं वो जाकर दूसरे व्यक्तियों से उन बातों को बोलते हैं और वो कार्य फिर से आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने शॉर्ट में यह बता दिया कि अब ये चीज़ें क्या हैं, अब इन्हीं को थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से और विस्तार में पढ़ें। तो पहला आज का हमारा टॉपिक है क्लाइंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी जब भी हमें क्लाइंट को एनालिसिस करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें गेटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी हमें उस क्लाइंट के बारे में सही और सटीक जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। आप ये कह सकते हो दोस्तों कि अगर आप चाहते हो कि आपका इवेंट पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो तो सबसे पहले इवेंट की आवश्यकता के लिए हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स और हार्ड और जितनी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उतने कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है फाइंडिंग कॉस्ट। फाइंडिंग कॉस्ट का मतलब कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं, जो इवेंट करने जा रहे हैं उसमें टोटल कितना कॉस्ट आएगा। इसका अगर हमें सटीक जानकारी मिल जाता है तो हमें एनालिसिस करके कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आसानी से कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर कार्य को अगर बजट हमें पहले से पता चले या कॉस्ट हमें पहले से पता चले तो हम उन बेफिजूल के खर्चों से दूर हो जाएंगे जो कि हमारे बजट को या रिक्वायरमेंट को कम करते। नेक्स्ट है आपका चेकिंग फैक्ट्स। काम करते समय हमें सारे फैक्ट्स के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जितने भी फैक्ट्स हैं क्या वो सही है या गलत, यानी हमने जो भी एनालिसिस किया है उसको हमेशा मीटिंग्स में कॉन्फ्रेंसेस में एक बार डिस्कशन कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि हम जो इवेंट करने जाते हैं क्या वो इवेंट हमारे लिए सही है या नहीं है, या हमने जो फैक्ट्स इकट्ठा किए वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है राइटिंग डाउन डिटेल्स। ये सबसे सही और आसान तरीका है
कि हमें अपने कस्टमर्स के जितनी भी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं उन सभी को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना चाहिए। जब हम उन चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं तो हम कभी गलती नहीं करते। और आप सभी अच्छे से जानते हैं मित्रों कि जब हम इन सभी फैक्ट्स पे अच्छे से वर्क करेंगे और इन कार्यों को आसानी से सफलतापूर्वक प्रयास करेंगे कि हो जाए तो यह कार्य सफलतापूर्ण हो। इसके बाद आते हैं कि मेन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी इवेंट के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है फंक्शनल यूनिट, यानी आपको जितने भी फंक्शन में जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो मेन चीज़ जो सबसे पहले आपके आगे कर्मचारी यानी जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे वो आपके सबसे बड़े फंक्शनल यूनिट्स हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं और जितनी भी आवश्यक चीज़ें, उन सभी चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसके बाद आते हैं नॉन फंक्शनल लिंक। आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट और इवेंट में आपको ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ना होने से भी आपका इवेंट अच्छा जाए। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट लिमिट्स। यह सबसे आवश्यक है कि आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि प्रोजेक्ट की लिमिट कितनी है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट और किसी भी इवेंट को सफल बनाने के लिए उसकी एक लिमिट होनी चाहिए और उस लिमिट के अकॉर्डिंग अगर आप कार्य करते हैं और सफलतापूर्वक कार्य करने का प्रयास करते हैं और अपने कर्मचारियों से कोऑर्डिनेशन अच्छा करते हैं और कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो आपको एग्जैक्ट प्रोजेक्ट की या इवेंट की लिमिट पता चल जाती है, जिससे कि आपको आने वाले समय में और बेहतर होता है। अभी हमने एक टॉपिक पे बात कर ली। मैंने आपको यह बता दिया कि जैसा कि हम कभी भी कोई भी प्लानिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले क्लाइंट एनालिसिस करना पड़ता है और क्लाइंट को एनालिसिस करने के बाद यह देखते हैं कि उस स्कोप है या नहीं है। तो इसी क्रम में हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है डिफाइनिंग स्कोप ऑफ वर्क और इवेंट मीटिंग। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम यह देखेंगे कि क्या इवेंट में कोई स्कोप है या नहीं, मीटिंग करने से कोई फायदे हैं या नहीं। इन सभी कार्यों को करने के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक बेहतर प्लान होना चाहिए। उस प्लान के अकॉर्डिंग ही अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो सभी कार्य अच्छे से होंगे। अगर कार्यों को आप अच्छे से और बेहतर करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी वर्क और इवेंट करने के लिए हमें सबसे पहले मीटिंग्स करने चाहिए, ठीक है। और मीटिंग्स को करने के लिए हमारे पास बेसिक रूल और सिस्टम यानी इन मेथड्स को फॉलो करके हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला आता है इवेंट ओवरव्यू। इवेंट ओवरव्यू का मतलब होता है कि हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं क्या वो पूरी तरीके से अर्थपूर्ण है या नहीं, यानी हम इवेंट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी एकत्रित करते हैं, उसके जो भी पॉजिटिव थिंग्स हैं या नेगेटिव थिंग्स हैं, जिससे कि हमें आने वाले समय में और बेहतर इवेंट करें। इसके बाद आता है प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग का तात्पर्य यह होता है कि आपको बिजनेस में या व्यापार में या कंपनी को चलाने के लिए या एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेहतर योजना की आवश्यकता पड़ेगी। और जब ये योजना पूरी तरीके से आपकी प्री प्लान होती है तो कहीं ना कहीं आपके कार्य बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होते हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप चीज़ों को सफल करते हैं और चीज़ें और अच्छी होती हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक योजना की आवश्यकता बनती है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रोग्राम एंड कंटेंट मैनेजमेंट। दूसरा कौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, उसका कंटेंट क्या है, उसे पूरी तरीके से प्रबंधक के हाथ में दे देना चाहिए। उसका मैनेजमेंट कौन देख रहा है, आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या जो कंटेंट है वो यूथ के लिए अच्छा है या नहीं, या आपके बिजनेस या इवेंट के लिए वो कंटेंट बेहतर होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं है तो हमें एक बेहतर कंटेंट की खोज करनी चाहिए, जिससे कि जब हम एक बेहतर कंटेंट की खोज कर लेंगे तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। और आप भी अच्छे से जानते हैं कि जब आपका एक इवेंट सक्सेसफुल होता है तो आसपास के क्षेत्रों में स्वतः ही रोजगार उत्पन्न होता है, यानी ठेले कुर्चे वालों और आदि लोगों को
कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ इवेंट्स की परंपरा को और बढ़ावा मिलता है। इसके बाद है प्रोडक्शन एंड टेक्निकल नीड्स। इसके बाद है कि आपको क्या प्रोडक्ट करना चाहिए और प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। उसके अलावा टेक्निकल नीड्स में आपके इवेंट में सुविधा है कि नहीं है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन जा सकती हैं कि नहीं जा सकती हैं, उन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी टेक्निकल टीम है क्या वो अपग्रेड है या नहीं। यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि हम इवेंट को लाइव ले जाते हैं और कई साइबर हम लोग उसे करते हैं या साइबर करने वाले उसे क्लोज या साइबर हैकर्स उसे हैक करते हैं। तो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी बेहतर हो रही है, जिससे कि हमारा इवेंट और बेहतर हो। नेक्स्ट सवाल आता है ऑन साइट, यानी जब भी आपको कार्यों को सही तरीके से करने की संस्कृति मिल जाएगी और एक नॉलेजेबल के अकॉर्डिंग आप जब कार्य करोगे तो वो कार्य स्वतः ही बढ़िया होने लगेगा। और आप अगर इन तीनों चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग और कंटेंट के अकॉर्डिंग कार्य करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो स्कोप ऑफ वर्क है उसकी बढ़ोतरी होगी, इवेंट में भी बढ़ोतरी होगी और साथ ही आपकी रेटिंग्स भी बढ़ती जाए, जिससे कि आपके स्किल्स डेवलपमेंट में और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग ट्रेंडिंग प्रोफाइल मीन्स टाइम टाइम डेट एंड बजट। ये हमारे देखिए किसी भी इवेंट को करने के लिए या किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए या यूथ के अंदर स्किल छुड़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमें इन बेसिक चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जब आप इन बेसिक चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखेंगे और इन कार्यों को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सारे कार्य ऑन टाइम क्लियरफाई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी इवेंट को क्लियरली और सक्सेसफुल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो लोग वहाँ आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करें, प्रोफाइल। यानी आपके जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, जितने भी लोग इवेंट में आने वाले हैं, क्या वो सभी लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसके अलावा आप ये देखोगे कि उनकी जो प्रोफाइल है क्या वो नीट एंड क्लीन है या नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को क्लियरफाइड करने के लिए सबसे पहले आपसे जुड़े लोगों का जो प्रोफाइल होता है वो क्लियर होना चाहिए। यानी आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि जिस भी व्यक्ति को आप इवेंट में बुला रहे हैं या जो इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन सभी की प्रोफाइल नीट एंड क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो होता है रूलिंग टाइम। ये डिपेंड करता है कि जो हमारा फूड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जब वो कार्य को करते हैं उन कार्यों को करने के लिए हमारी कैसी चीज़ें होनी चाहिए। उन चीज़ों में जैसे मान लीजिए कि आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो जो गेस्ट आने वाले हैं, जो इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या जो इवेंट में लोग आ रहे हैं उनके लिए आपने किस प्रकार के खाद्य पदार्थों की प्रोवाइड किया है। यानी आप ये देखोगे कि क्या उनके खाने में जो चीज़ें हैं वो स्वास्थ्य लायक डाइट है या नहीं, यानी उनके खाने पीने से रहने की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट आपका टाइम, यानी जब आप इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप यह ध्यान लगाते हैं कि उस इवेंट को कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके द्वारा बनाए गए इवेंट में या ऑर्गेनाइज किए गए इवेंट में कितना समय लगता है। और जब आप उस समय को एक बार डिवाइड कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो उसी के बिहाफ पर हम गेस्ट और पार्टिसिपेंट्स को सभी लोगों को बुलाएं। नेक्स्ट आपका आता है डेट, यानी इवेंट किस दिन होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा। हम इन सभी चीज़ों को डेट पर निर्भर करते हैं। यानी हम सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डेट देते हैं कि हमारा इवेंट किस दिन ऑर्गेनाइज होगा
और आप लोगों को इसी समय पर सभी लोगों को आना चाहिए। तो इसके बाद जो आपका अगला आता है वो होता है बजट। अगला क्या होगा? बजट। यानी एक इवेंट को करने के लिए या उस इवेंट में लगने वाले पैसों की बात हम करते हैं, चाहे इवेंट छोटा हो, बड़ा हो या लार्ज स्केल। जो भी इवेंट करते हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं उस इवेंट को कंप्लीट होने के लिए या संपूर्ण होने के लिए, पूरा करने के लिए कितना टोटल खर्च आएगा। उसके अलावा हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस इवेंट को करने के लिए जो समय और टाइम, ठीक है, डेट और उसके अलावा प्रोफाइल आपने सर ये सभी चीज़ें जो प्रोवाइड की है क्या वो आपके बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं। दूसरी बात, आप इस बात का भी ध्यान देते हो कि जब आप इन सभी पर कार्य करते हो तो आपने गौर किया हो कि आप एक बेहतर बजट के साथ आगे बढ़ते हो। जैसा कि हमने कल भी बात किया था कि जब भी इवेंट मैनेजर वाला होता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि आपको थीम बेस्ड इवेंट कराना है या ट्रेडिशनल इवेंट कराना है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी थीम्स को या फिर ट्रेडिशनल बजट के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में लोग चाहते हैं कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिले। यानी इवेंट कराते समय लोग इस बात का ध्यान देते हैं कि खर्च कम हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधाएं मिले जो इवेंट में होना चाहिए। क्लेरिफाई करने के बाद एक बात आपने रिकॉर्ड किया होगा कि जब भी हमारी स्कीम हो, ठीक है, वहाँ पर हम उसका प्रयोग करते हैं और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बजट के अकॉर्डिंग लेकर जाते हैं। अब उस बजट के अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो कहीं से भी आपको घाटा नहीं है। अगर मान लीजिए बाई चांस कभी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए और आपको पहले से ही इवेंट मैनेजर को या दूरदर्शिता दिखानी चाहिए कि इन फ्यूचर अगर गेस्ट हमारे बढ़ते हैं या इवेंट में लोग बढ़ते हैं तो उन्हें आप कैसे मैनेज करोगे और उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बजट तो हम 100 लोगों का बनाते हैं लेकिन आ जाते हैं 110, 120। तो इवेंट करने वाले व्यक्ति को उस बात का पहले से ही ध्यान रखना चाहिए कि यदि कई बच्चे बढ़ गए या इवेंट में लोग बढ़ गए तो उनको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए वो कार्य करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखो वैसे तो हमारे लिए ये सभी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन इसमें से ये दो टॉपिक जो है मेंस का और बजट, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप जब भी किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करोगे तो देखिए सबसे पहले मेरे से आपको देखते हैं कि जो हमारी सर्विस सिस्टम है यानी जो हमारे गेस्ट होंगे क्या वो खुद से लेकर खाएंगे या उनके सर्व करने के लिए हम एम्प्लॉइज रखेंगे। पहला जो आपका आता है वो आता है हमारा सर्विस शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स ये होता है कि जब से आपका इवेंट स्टार्ट हुआ है और जब तक आपका इवेंट चलेगा उस बीच में किस टाइम पर आप गेस्ट को क्या देंगे। और देखिए यही जो इवेंट की वैल्यू को बढ़ाता है यानी टाइम टू टाइम अगर आप अपने गेस्ट के साथ अच्छे से बिहेव करते हो और अगर ये टाइम पर प्रोवाइड होता है तो कहीं पर गेस्ट इससे ज़्यादा ही इवेंट को सक्सेसफुल माने। ये बात आता है इसमें क्या होता है कि सभी गेस्ट को अच्छे से सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है बजट फ्रेंडली यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बजट पर ही वर्क करना पड़ता है। देखिए इसमें एक आता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है बफर। वेरिएबल कॉस्ट यह वह कॉस्ट होता है जिसमें हम मान लेते हैं कि हमारे इवेंट में इतना खर्चा आएगा लेकिन एग्जैक्ट किसी को पता नहीं होता है कि कितना खर्चा आने वाला है। फिक्स कॉस्ट में क्या होता है इसमें आपने जैसे बजट को पहले से ही भाग दिया होता है तो जैसे 10,000 खर्च होंगे, 20,000 खर्च होंगे, 15,000 खर्च होंगे या 25-30,000, तो यानी इसमें आपके फिक्स कॉस्ट होते हैं। इसके बाद आते हैं बफर, ना ये वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं और ना ही फिक्स कॉस्ट।
बफर का मतलब होता है कि मे भी हो सकता है ज़्यादा भी लग सकता है और मे भी हो सकता है कम में भी आपका काम हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रिपेयरिंग इवेंट प्रपोजल। प्रिपेयरिंग इवेंट प्रपोजल में क्या होता है कि हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो भी प्रपोजल है वो सभी को पसंद है और उस प्रपोजल के बाद उस इवेंट को करने के बाद हम बिलिंग, यानी हम यह देखते हैं कि चीज़ें जो होती हैं वो प्रपोजल क्लाइंट को कैसे एक्सेप्टेबल होता है, यानी जो भी हम काम करेंगे तो क्या वो क्लाइंट को पसंद आता है या नहीं पसंद आता है, या हम यह देखेंगे कि वो सारी चीज़ें सही है या नहीं। नेक्स्ट आपका आता है जैसे मान लीजिए कि हमें किसी भी, सबसे पहले ध्यान देना चाहिए पेजेस, यानी आपको ये ध्यान देना है कि जब आप किसी प्रपोजल को तैयार करते हो तो वो कितने पेज के होते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर आपका जितना भी प्रपोजल शॉर्ट में होगा और बढ़िया से समझाने में होगा तभी क्लाइंट को वो पसंद आएगा। डेली इवेंट प्रपोजल, तो देखिए जो पहला आपका प्रपोजल होता है उसमें जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपके प्रपोजल में होते हैं। सबसे पहले टाइटल, यानी आप जिसका इवेंट करने जा रहे हो उसका एक बेस्ट टाइटल होना चाहिए जो कि क्लाइंट को पसंद है। और सभी आप जानते हो कि प्रपोजल देते समय अगर क्लाइंट को टाइटल पेज पसंद आता है तो वो तुरंत हामी भर देते हैं। दूसरा इवेंट ओवरव्यू, यानी आपको शॉर्ट में क्लाइंट को उस पूरी इवेंट के बारे में ओवरव्यू दे देगा जिससे कि क्लाइंट खुश हो जाए और यह समझे कि नहीं, अगर मैंने इन्हें अपना काम दिया तो कहीं न कहीं वह काम और अच्छा होगा। अगला है आपका डेट एंड वेन्यू। डेट एंड वेन्यू आपके फिक्स होने चाहिए, जैसे कोई भी चीज़ें क्लाइंट को बतानी आसान है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि किसी भी इवेंट को करने के लिए सबसे पहले जो हमारा मेन होता है वो इवेंट में डेट एंड वेन्यू ही होता है, यानी डेट और वेन्यू आपका फिक्स है तो वो सारी चीज़ें आपके प्रोफाइल होकर अच्छी बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट आपका है शेड्यूल एंड टाइम। ये देखिए किसी भी इवेंट को या किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कराने में आम भूमिका है, यानी कम समय में अच्छे कार्यों को करने के लिए एक बेहतर शेड्यूल एंड टाइम लाइन की आवश्यकता पड़ती है और उसी के बिहाफ पर हम वो सारे कार्यों को आसानी से कर लें। नेक्स्ट हमारा आता है सर्विस एंड टीम। सर्विस एंड टीम क्या करती है कि ज़रूरत पड़ने पर वो सभी को अच्छे से उन कार्यों को कर देगा और वो इस बात का ध्यान रखती है कि जो भी हमारा प्रपोजल दिया गया है क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या जिस टीम को हमने जो काम दिया है वो काम टाइमली पूरा हुआ या नहीं। इस टीम का काम होता है कि पूरे इवेंट को देखना कि जो सर्विसेज के लिए दिया गया था वो कार्य हो रहे या। उसके बाद आपका आता है बजट एंड प्राइस। ठीक है, किसी भी इवेंट में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो बजट और प्राइस, यानी जब प्रपोजल आप दे रहे हो तो क्लाइंट यह देखता है कि कम बजट में हमारा बेहतर और चीज़ें क्या हो सकती, यानी कम बजट में आप अगर आप एक बेहतर प्लान देते हो आप अपने क्लाइंट को तो वो ज़रूरी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा और आपको काम करने का मौका देगा। नेक्स्ट आपसे आते हैं पॉलिसी, यानी आपके जो प्रपोजल में है वो आपकी जितनी भी प्रपोजल है यानी इवेंट मैनेजर व्यक्ति को अपना पूरा का पूरा प्रपोजल में ही पॉलिसीज़ का मेंशन कर देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए, इसके अलावा देखो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रपोजल हर एक क्लाइंट एक्सेप्ट करे तो आपको अपने क्लाइंट के साथ बात करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का जो सेशन है और जो आज का वीडियो लेक्चर है आपको बहुत पसंद आया होगा, जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियोज़ बनाए थे और आपको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप उन चीज़ों को और बेहतर सीखने का प्रयास करोगे और जो चीज़ें आपको बताई गई उन सभी बातों का अच्छा सा पालन करोगे। और इन तरीके से अगर आप करते हो तो आपके सभी क्लाइंट कहीं न कहीं आपसे बात प्रसन्न होते हैं और आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं।
और आप ये भी ध्यान रखना कि इन सभी चीज़ों को करते समय आपको क्लाइंट से बात करनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे इसी क्लास में। आपका यूट्यूब चैनल है क्या? नहीं, मैं जो बंद करना